गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कुछ दिनों से न्यूज़ में हम देख रहे हैं लगातार स्टेटहुड के बारे में डिस्कशंस। तो ऐसा सुनने में आया हुआ है कि स्टेटहुड पे पिटिशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि देयर शुड बी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और हम ऐसा भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और पिटिशंस भी वहां पे फाइल हो सकती हैं रिगार्डिंग द सेम इशू। हम लीगल एंगल पे ही बात करेंगे। देखिए, जनरली अगर डिस्प्यूट होता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स या टू और मोर स्टेट्स, आपको जानकारी होगी कि पिटिशन हम डायरेक्टली लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देता है। बट मेरा मानना है कि ये वाली पिटिशन जो है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये अंडर आर्टिकल 131 नहीं जा सकती है, बिकॉज देयर इज ए यूनियन एट द सेंटर एंड दिस इज वन ऑफ द टेरिटरी, सो देयर कैन नॉट बी डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एट द सेंटर एंड वन ऑफ इट्स टेरिटरी। तो एक ही स्कोप मुझे लग रहा है, दैट इज रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पिटिशन में किन कोर मुद्दों को लेके लीगल बहस छिड़ सकती है, वहां पे पिटिशनर के भी फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं और रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स जाते हैं। आइए इन शॉर्ट हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पिटिशनर्स के पास क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं इन पिटिशन में। पहला जो मुझे ग्राउंड लग रहा है कि पिटिशनर्स कैन क्लेम जो चेंज हुई है थ्रू रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जो इंप्लीमेंट हुआ अक्टूबर 2019 में, जिसने बाइफर्केट किया जम्मू कश्मीर को इनटू टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एज ए वन यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख एज सेपरेट। फर्क इतना, जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर और लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेचर नहीं दी गया, यानी दैट इज ए यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो पहला पॉइंट जो उठ सकता है ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स, दैट विल बी क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म। आपकी जानकारी के लिए, देयर इज ए जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द नेम एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है? सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बेसिक पिलर्स है जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट। हालांकि इसमें काउंटर आर्गुमेंट्स क्या होंगे वो हम अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ए जजमेंट पास बाय 9 जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट कि ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ने जब धारा 370 आर्टिकल 370 केस में जो जजमेंट आई दिसंबर 2023 में, तो वहां पे ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल जो रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियन ऑफ इंडिया को, उन्होंने एश्योरेंस दी थी ओपन कोर्ट में कि वी विल हैव इलेक्शंस एंड वी विल रिस्टोर स्टेटहुड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। तीसरा एंगल, अब सिक्योरिटी सिचुएशंस इंप्रूव हो चुकी है, देयर इज नो सिक्योरिटी एक्सक्यूज कि आप यूटी का दर्जा कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि रिसेंटली हमने देखा पहलगाम टेरर अटैक, तो यह भी हकीकत है कि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर अभी सेंटर के हाथ में ही है। चौथी जो आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स हो सकती है कि जब हम यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करते हैं, जो हम रूट लेते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स आर्टिकल 3, ये पावर देता है पार्लियामेंट को। तो पिटिशनर्स ये कहेंगे कि दिस स्टेप इज अनप्रेसिडेंटेड। अभी तक हमने पास्ट में देखा है बहुत सारी यूटीज को स्टेट में कन्वर्ट किया गया है, यानी प्रमोशन, बट पहली बार ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है जहां पे आपने स्टेट को ही डिमोट करके यूटी बनाया। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ऐसे कोई भी यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट आएगी किसी भी स्टेट के साथ, ऐसा कर सकती है। दिस कैन बी एन आर्ग्यूमेंट। एंड मोर देन दिस, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है इस प्रिंसिपल को एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो यू कैन नॉट टच इट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट ग्राउंड्स जो पिटिशनर्स इस पिटिशन में हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये मेन मुद्दे हैं। अब जो यूनियन ऑफ इंडिया के पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, काउंटर अफिडेविट में वो क्या अपने आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट कर सकते हैं? तो पहले ही वो इसी एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो पिटिशनर्स हाईलाइट करेंगे, तो इसी
जजमेंट का हवाला देके वो ये भी बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसी केस में कहा गया। सो यू कैन नॉट इंटरफेयर इन अ पॉलिसी डिसीजन एंड मोर देन दिस, जो आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, आपने डिक्लेयर किया फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी एक्सप्रेसली ये फेडरेशन वर्ड यूज नहीं कर रही है। तो आर्टिकल 1 की अगर रीडिंग हम देखें, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन, फेडरेशन नहीं लिखा गया, एज इज रिटन एक्सप्रेसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब फेडरेशन या फेडरलिज्म और यूनियन का क्या फर्क है? यूनियन वर्ड जब यूज किया गया है, इसका मतलब यूनियन डोमिनेटिंग रहेगी। हमें देखना पड़ेगा, हमारे बहुत सारे देश में हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, तो इस डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने यूनियन वर्ड डाल दिया। इट मींस डोमिनेंस ऑफ सेंटर, सेंटर देश को टूटने से बचाएगा। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, एक एसेंशियल फीचर कि वहां पे स्टेट्स ही सामने आती है, वो एक एग्रीमेंट बनाती है कि लेट वी क्रिएट अ सेंटर, लेट वी क्रिएट अ यूनियन एट द सेंटर। लेकिन यहां पे यूनियन जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है यूनियन ही आया, उसी ने स्टेट्स चेंज की। सो स्टेट्स हियर आर डिस्ट्रक्टेबल। यूनियन चाहे तो स्टेट्स को जोड़ सकता है, तोड़ सकता है इन नेशनल इंटरेस्ट। सो ये हाईलाइट हो सकती है जजमेंट। दूसरा रीजन, अगर आप बोल रहे हैं कि आर्टिकल 3 का वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर यूज नहीं किया गया पार्लियामेंट ने, तो काउंटर एफिडेविट में यूनियन ऑफ इंडिया ये हाईलाइट कर सकती है, जो आर्टिकल 3 है, ये आइसोलेशन में प्रोविजन रीड नहीं करना है, इसकी एंटायर प्रोविजन की रीडिंग करनी चाहिए। आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना पड़ेगा कि यूनियन का जिक्र नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट में एक्सप्रेशन यूज किया गया है कि स्टेट शैल मीन यूनियन ऑल्सो। तो यह चीज हाईलाइट हो सकती है। अगर एक्सप्रेसली कहीं पे लिखा नहीं गया है कि हम डिमोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कहीं एक्सप्रेसली नहीं है, कोई बार नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में। सो और एक मुद्दा जो हाईलाइट हो सकता है, अगर आप एश्योरेंस के दम पे, सॉलिसिटर जनरल साहब ने एश्योरेंस दी थी कि रेस्टोर होगा स्टेटहुड, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये एश्योरेंस लीगली एनफोर्सेबल है। जस्ट बिकॉज सॉलिसिटर जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ये बात कह दी कि वी विल रेस्टोर स्टेटहुड, इज इट जुडिशियली एनफोर्सेबल, यह देखने की जरूरत है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई एज वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसका प्राइम रोल है टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ है, पार्लियामेंट पास करती है, स्टेट लेजिस्लेचर या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, आपको देखना है कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टक्कर तो नहीं खा रही है। दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एश्योरेंस क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? लेकिन यहां पे ये भी समझने की जरूरत है कि अब सॉलिसिटर जनरल, ये एश्योरेंस आ कहां से रही है? ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल से। और एश्योरेंस इट कैन अमाउंट एडमिशन ऑल्सो विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एश्योरेंस एडमिशन बनती है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वो भी सुप्रीम कोर्ट के बिफोर ऐसा कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मुझे लगता है यहां पे डिलेमा है कि वेदर वी कैन इशू अ मैंडेमस टू द यूनियन ऑफ इंडिया, कैन वी डायरेक्ट देम टू पास अ लॉ। क्योंकि अगर आपको फिर से प्रमोट करना है यूटी को टू स्टेट, तो फिर से पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 3 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट को ही लॉ लाना पड़ेगा। कैन सुप्रीम कोर्ट गिव दिस डायरेक्शन कि आप लॉ पास कीजिए? क्या ऐसी मैंडेमस इशू होगी? दिस इज ऑल्सो द इशू। मुझे लगता है मॉडरेट चांसेस है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास भी। क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को पता है अगर ऐसी डायरेक्शन दी गई, पंडोराज बॉक्स भी ओपन हो सकता है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी यूटीज थी जो स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी, जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो हो सकता है कल को फिर से पिटिशंस आ जाए तो उनको भी डिमोट कीजिए एज यूटी। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी, तो मॉडरेट चांसेस है ऐसी डायरेक्शन हो पाए कि एक टाइमलाइन दिया जाए यूनियन ऑफ इंडिया को, लेट यू रेस्टोर द स्टेटहुड एंड एट मिनिमम व्हाट पिटिशनर्स कैन सीक, एटलीस्ट एक स्टेटस यूनियन ऑफ इंडिया को बोलिए काउंटर एफिडेविट में फाइल करने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हुई टुवर्ड्स स्टेटहुड, जो कि एक श्योरिटी दी गई थी इससे पहले भी। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी।